भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तालियों से स्वागत करें द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, अ स्टेट्समैन एंड अ ग्लोबल वॉइस फॉर इनोवेशन, डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी, श्री नरेंद्र मोदी जी। कांग्रेस कहती रह गई गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। हर चुनाव में आपने देखा होगा लाल किले से महंगाई डायन खाए जात है, ये गीत छाए हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को एनडीटीवी वर्ल्ड समिट में हिस्सा लिया। क्या आप जानते हैं कि एनडीटीवी के मंच से पीएम मोदी ने कांग्रेस पर कौन सी गजब की चुटकी ली? पीएम मोदी ने क्यों किया महंगाई डायन खा जात है गाने का जिक्र? ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने दुनिया को कौन सा बड़ा संदेश दिया? पीएम मोदी को कहां से मिलती है बिना थके बिना रुके काम करने की इतनी एनर्जी? आइए जानते हैं इन सारे सवालों के जवाब मेरे साथ। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। आइए आपको बिना देरी किए पीएम मोदी के दमदार भाषण की बड़ी बातें दिखाते हैं, सुनाते हैं, जिन्हें सुनकर कांग्रेस वालों को थोड़ी मिर्ची जरूर लग सकती है, लेकिन पूरे देश को जरूर मजा आने वाला है। उत्साह के इस माहौल में एनडीटीवी वर्ल्ड समिट हो रही है और अपने इस सेशन की थीम भी बहुत इंपॉर्टेंट रखी है, अनस्टॉपेबल भारत। वाकई भारत आज रुकने के मूड में भी नहीं है। हम न रुकेंगे न हम थमेंगे। कांग्रेस कहती रह गई गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। हर चुनाव में आपने देखा होगा लाल किले से इस परिवार के सारे भाषण सुन लीजिए। लाल किले पर जो गए हैं झंडा फहराने इस परिवार के, कोई भी नेता पहले से लेकर के आखिरी तक नहीं था जिसने गरीबी का भाषण न दिया हो। आप यूट्यूब पर जाकर के पहले से अब तक के सारे भाषण सुन सकते हैं, लेकिन गरीबी कम नहीं हुई। जबकि लोकतांत्रिकरण की हमारी सोच ने पिछले 11 साल में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला है, और इसलिए आज देश का भरोसा हम पर है, और इसलिए आज भारत अनस्टॉपेबल है। महंगाई डायन खाए जात है, ये गीत छाए हुए थे। अब आपको बराबर पिन फिट हो गई कि 14 के पहले क्या था। तब देश के लोगों को लगता था और दुनिया को भी लगता था कि इतने सारे संकटों के जंजाल में फंसा हुआ भारत इन संकटों से बाहर निकल ही नहीं पाएगा। लेकिन बीते 11 वर्षों में भारत ने हर आशंका को ध्वस्त किया है, हर चुनौती को पस्त किया है। साथियों, आप कोविड का समय याद कीजिए, जब दुनिया जिंदगी और मौत के साए में जी रही थी, जब दुनिया ये सोच रही थी कि इतनी बड़ी आबादी वाला देश इतने बड़े संकट से कैसे बचेगा, और लोगों को तो लगता था कि हिंदुस्तान के कारण दुनिया डूब जाएगी। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन भारत ने हर कयास को गलत साबित करके दिखाया। हमने मुकाबला किया, हमने तेजी से अपनी वैक्सीन बनाई, हमने रिकॉर्ड समय में वैक्सीन लगाई, और इतने बड़े संकट से बाहर निकलकर हम फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बन गए।
अब भारत आतंकी हमलों के बाद चुप नहीं बैठता है। सर्जिकल स्ट्राइक करके, एयर स्ट्राइक करके, ऑपरेशन सिंदूर करके भारत मुंह तोड़ जवाब देता है। साथियों, कोरोना का प्रभाव अभी खत्म भी नहीं हुआ था कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कॉन्फ्लिक्ट्स उभरने लगे। हेडलाइंस में युद्ध की खबरें छाने लगी। अब एक बार फिर सवाल उठा कि भारत की ग्रोथ का क्या होगा। और भारत ने ऐसे संकट के काल में भी एक बार फिर सारे कयासों को गलत साबित कर दिया। भारत फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनकर आगे बढ़ता रहा। बीते 3 सालों में भारत की एवरेज ग्रोथ 7.8% रही है। ये अभूतपूर्व है, अप्रत्याशित है। अभी 2 दिन पहले ही मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट के आंकड़े आए हैं। पिछले साल के मुकाबले भारत का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट करीब 7% और बढ़ गया है। पिछले वर्ष भारत ने करीब 4.5 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट कर दिया है। कितने ही देशों की अस्थिर रेटिंग्स के बीच S&P ने 17 साल के बाद, आफ्टर 17 इयर्स, भारत की क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है। IMF ने भी भारत की ग्रोथ को अपवर्ड रिवाइज किया है। कुछ दिन पहले ही गूगल ने भारत के AI स्पेस में $15 बिलियन के बड़े इन्वेस्टमेंट की घोषणा की है। आज ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भी बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। साथियों, आज भारत की ग्रोथ ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज को शेप कर रही है, और ये वाक्य मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। हाल में हुआ EFTA ट्रेड एग्रीमेंट इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। यूरोप के देशों ने भारत में $100 बिलियन के इन्वेस्टमेंट का कमिटमेंट किया है। इससे भारत में बड़ी संख्या में जॉब्स क्रिएट होगी। कुछ ही दिन पहले यूके के PM मेरे मित्र स्टारमर अपने सबसे बड़े बिजनेस डेलीगेशन के साथ भारत आए थे। ये दिखाता है कि दुनिया आज भारत में अपने लिए कितने बड़े अवसर हैं, वो बड़ी आशा के साथ देख रही है। आज G7 देशों के साथ हमारा ट्रेड 60% से ज्यादा बढ़ चुका है। पूरी दुनिया आज भारत को रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल और रेजिलिएंट पार्टनर के रूप में देख रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फार्मा तक, ऑटोमोबाइल से लेकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग तक निवेश की लहर भारत में आ रही है। यही इन्वेस्टमेंट भारत को
ग्लोबल सप्लाई चेन का एक नर्व सेंटर बनाने में मदद कर रहा है। साथियों, इस समिट में आप एज ऑफ द अननोन इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। दुनिया के लिए एज ऑफ द अननोन एक अनसर्टेन चीज हो सकती है, लेकिन भारत के लिए ये अपॉर्चुनिटीज का गेटवे है। युगों से भारत ने अनजान रास्तों पर चलने का साहस दिखाया है। हमारे संतों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे नाविकों ने हमेशा ये दिखाया है कि पहला कदम ही परिवर्तन का प्रारंभ होता है। चाहे टेक्नोलॉजी हो, कोरोना वैक्सीन की जरूरत हो, स्किल मैन पावर, फिनटेक या ग्रीन एनर्जी सेक्टर हो, हमने हर रिस्क को रिफॉर्म में, हर रिफॉर्म को रिजिलियंस में और हर रिजिलियंस को रिवॉल्यूशन में बदला है। साथियों, देश की उपलब्धियों को असली ताकत देश के लोगों से मिलती है और देश के लोग अपने सामर्थ्य का सही इस्तेमाल तभी कर पाते हैं जब सरकार का उनके जीवन में न दबाव हो और न दखल हो। जहां ज्यादा सरकारीकरण होगा, वहां उतने ही ब्रेक लगेंगे और जहां ज्यादा लोकतंत्रीकरण होगा, वहां उतनी ही ज्यादा स्पीड आएगी। दुर्भाग्य से देश में 60 साल तक सरकार चलाने वाली कांग्रेस ने हमेशा पॉलिसी के प्रोसेस के सरकारीकरण पर जोर दिया, जबकि बीते 11 वर्षों में हमने पॉलिसी और प्रोसेस के लोकतांत्रिकरण का काम किया है। अनस्टॉपेबल भारत के पीछे ये भी एक बड़ी वजह है। अब बैंकिंग का ही उदाहरण लीजिए। 60 के दशक में इंदिरा गांधी जी द्वारा बैंकों का क्या कह करके सरकारीकरण किया गया? कहा गया कि गरीबों, किसानों, श्रमिकों यानी देश के आम लोगों तक बैंकिंग सुविधाएं पहुंचानी है, इसलिए सरकारीकरण किया है। ये तर्क दिया गया था। जबकि वास्तविकता में कांग्रेस ने क्या किया, सरकारों ने क्या किया? बैंकों को देश की जनता से और दूर कर दिया गया, दूरी बढ़ा दी गई। गरीब तो बैंकों के दरवाजे तक भी जाने से डरता था। 2014 में जब हमारी सरकार बनी, तब देश की आधी से अधिक आबादी के पास अपना एक बैंक खाता तक नहीं था। और ये सिर्फ बैंक खाता न होने की समस्या नहीं थी। इसका मतलब देश की बहुत बड़ी आबादी बैंकिंग के लाभ से वंचित थी। वो जरूरत पड़ने पर बाजार से महंगा ब्याज देने, अपना घर जमीन गिरवी रखने के लिए मजबूर थी। साथियों, देश को इस सरकारीकरण से निकालना बहुत जरूरी था और ये हमने करके दिखाया है। हमने बैंकिंग सेक्टर का लोकतंत्रीकरण किया, उसमें रिफॉर्म किया। हमने मिशन मोड पर 50 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खोले।
यानी पूरी दुनिया में जितने खाते खुलते होंगे उसका टोटल एक तरफ और अकेले भारत का टोटल एक तरफ, इतना काम किया। आज देश के गांव गांव में कोई न कोई बैंकिंग टच पॉइंट है। डिजिटल ट्रांजैक्शन ने भारत को वित्तीय रूप से दुनिया के सबसे बड़े इंक्लूसिव देशों में से एक बना दिया है। कांग्रेस के सरकारीकरण ने बैंकों में एमपीएस का पहाड़ खड़ा कर दिया था। भाजपा के लोकतांत्रिकरण ने बैंकों को रिकॉर्ड प्रॉफिट में ला दिया है। साथियों, जब सरकारी नीतियों के मूल में सरकारीकरण के बजाय लोकतांत्रिकरण होता है, तब देशवासियों का मनोबल ऊंचा होता है। सरकारीकरण की इसी सोच में कांग्रेस कहती रह गई, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। हर चुनाव में आपने देखा होगा, लाल किले से इस परिवार के सारे भाषण सुन लीजिए। लाल किले पर जो गए हैं झंडा फहराने इस परिवार के, कोई भी नेता पहले से लेकर के आखिरी तक नहीं था जिसने गरीबी का भाषण न दिया हो। आप YouTube पर जाकर के पहले से अब तक के सारे भाषण सुन सकते हैं, लेकिन गरीबी कम नहीं हुई। जबकि लोकतांत्रिकरण की हमारी सोच ने पिछले 11 साल में 25 करोड़ गरीबों को गरीबी से बाहर निकाला है। और इसलिए आज देश का भरोसा हम पर है, और इसलिए आज भारत अनस्टॉपेबल है। आज भारत अब फ्रेजाइल 5 से बाहर निकलकर टॉप 5 इकोनॉमीज में से एक बन गया है। आज इन्फ्लेशन 2% से नीचे है और ग्रोथ रेट 7% से ज्यादा है। आज चीप से लेकर शीप तक चारों तरफ आत्मनिर्भर भारत, आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। बीते 3 सालों में भारत की एवरेज ग्रोथ 7.8% रही है। ये अभूतपूर्व है, अप्रत्याशित है। हमारे देश में आतंकवाद की इतनी चर्चा होती थी, आर्टिकल 370 पर डिबेट होती थी, लेकिन हमारे शहरों में जो कांग्रेस के राज में पनपे हुए अर्बन नक्सली बैठे थे, जो ऐसी संस्थाओं पर कब्जा जमा करके बैठे थे, वो माओवादी आतंक पर पर्दा डालने का काम करते थे, देश को अंधेरे में रखते थे। मैं आपको पिछले 75 घंटों का आंकड़ा देता हूं, ओनली 75 आवर्स। मैं जानता हूं ये मीडिया का मेन न्यूज नहीं है, लेकिन मेरे जीवन का एक बहुत बड़ा संतोष का विषय है। इन 75 घंटों में 303 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। माओवादी आतंक से मुक्त क्षेत्रों में दिवाली की रौनक कुछ और होने जा रही है। 50-55 साल हुए, दिवाली नहीं देखी थी उन्होंने, अब दिवाली देखेंगे। और मैं आज देशवासियों को, एनडीटीवी के दर्शकों को विश्वास दिलाता हूं, वो दिन दूर नहीं जब देश नक्सलवाद से, माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त होगा। और ये भी मोदी की गारंटी है।